सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। बलखाती सड़कों से मैं अपनी गाड़ी बहुत ही संभाल कर उतार रहा था। हालांकि जल्दी तो थी मुझे, पर बारिश की फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी आराम से ही चलाता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर एक एस टाइप का मोड़ आया जो उस आबादी से थोड़ा दूर था। मेरे सामने अचानक से एक स्कोडा गाड़ी दिखी जो सड़क पर आड़ी टेढ़ी खड़ी थी। वो कस्बा टाइप था, इसलिए गाड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सो मैं भी रुक गया और इंतज़ार करने लगा कि ये गाड़ी घुमा ले तो मैं भी यहाँ से निकलूँ। अचानक से उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को एक पहाड़ी तालाब जो कि सड़क के नीचे काफ़ी ढलान पर बना हुआ था उसमें उतारना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगा कि ये गाड़ी किस हिसाब से घुमा रहा है, और मैं भी सोच ही रहा था कि उसकी आधी से ज़्यादा गाड़ी पानी के अंदर चली गई थी। अब मेरे हाथ पांव फूल गए और मैंने अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गाड़ी पानी में गिर गई, अरे कोई है क्या। साथ में मैं उस ड्राइवर को भी चिल्ला रहा था कि बाई तरफ का दरवाज़ा खोल, मैं आ रहा हूँ। कस्बा थोड़ी दूर पर तो था, पर सुनसान होने के नाते कई लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी और दौड़ते हुए वहाँ आ गए। तब तक मैं अपनी पैंट उतार चुका था और पानी में उतरने की तैयारी कर रहा था। कस्बे वालों ने जब मुझे पैंट हाथ में लिए देखा तो सारा माजरा उनके समझ में आ गया। तभी एक अधेड़ व्यक्ति ने मुझे कस के पकड़ लिया और बोला, रुक जाओ, शांत रहो। जैसे ही उसने मुझे पकड़ के ऐसा कहा तो मैं हैरान रह गया। ना तो मेरे सामने कोई गाड़ी थी और ना ही कोई ड्राइवर डूब रहा था। पहले तो मैं ऑलरेडी डर चुका था, पर अब मेरी हालत ख़राब हो गई। उस कस्बे वाले ने मुझे बताया कि कुछ दिनों पहले एक नवविवाहित जोड़ा यहाँ घूमने आया था। उनके साथ एक ड्राइवर भी था जो यहीं के एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। एक दिन पता नहीं उनमें क्या खटपट हुई और उसी टाइम उनकी स्कोडा गाड़ी यहीं तालाब में डूबी हुई मिली। पुलिस आई, गाड़ी को निकाला गया तो उसमें कोई भी नहीं था और ड्राइवर गायब था। उस नवविवाहित जोड़े ने उस ड्राइवर के खिलाफ FIR लिखवाई कि ड्राइवर उनके पत्नी के गहने और करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। उन लोगों ने ये भी बताया कि ये गाड़ी और ड्राइवर कई लोगों को दिख चुकी है अब तक। मैंने पूछा वो लोग अब कहाँ मिलेंगे, पर मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं वहाँ से निकला और सीधा पहुँचा पुलिस स्टेशन। अरे हाँ, मैं शायद आपको अपने बारे में तो बताना ही भूल गया। मैं अमित हूँ और काफ़ी बड़ा घुमंतू जीव हूँ। नौकरी भी भगवान की कृपा से पुरातत्व विभाग में मिल गई थी, सो नई नई जगहों पे घूमने का मौका मिलता था। अभी वर्तमान में हम अपने टीम के साथ नैनीताल से ऊपर बागेश्वर जोगेश्वर नामक जगह के बीच एक कस्बे में थे, जहाँ कुछ पुरानी चीज़ों की सर्च करनी थी और यह घटना वहीं पर घटित हुई थी। मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा और वहाँ के चौकी इंचार्ज को अपना परिचय दिया और सारी घटना बताई। मुझे लगा कि वो चौंकेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वो मुझसे काफ़ी गर्मजोशी में मिले थे। वैसे भी पहाड़ वाले लोग स्वभाव से बहुत अच्छे और मिलनसार होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो नवविवाहित जोड़ा गाज़ियाबाद ज़िले का रहने वाला था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। करीब 10 दिनों का काम और बचा था, सो हम अपने काम में लग गए और काम ख़त्म करने के बाद वापस दिल्ली आ गए। मैंने भी 1 महीने की छुट्टी ली और चल दिया गाज़ियाबाद की तरफ, क्योंकि मेरे दिमाग से वो गाड़ी और ड्राइवर अभी तक नहीं निकले थे। एक चीज़ तो तय थी कि कुछ राज है जो कि अभी भी खुलने के लिए तड़प रहा है। सुबह के करीब 10 बजे
मैं गाज़ियाबाद की एक पॉश कॉलोनी राजनगर पहुंचा। राजनगर में उस मकान के पास जैसे ही मैं पहुंचा, वही स्कोडा गाड़ी मुझे दिखी, जिसे देखने के बाद मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने नेम प्लेट देखा तो वो किसी इंद्रपाल अग्रवाल नाम की लगी हुई थी और मुझे जो वहाँ से नाम मिला था वो था अजय अग्रवाल। खैर, बेल बजने के उपरांत एक सुंदर सी औरत ने दरवाज़ा खोला। जी कहिए, किससे मिलना आपको? उस औरत ने कहा, अजय जी से मिलना है, कुछ काम है। मैं बोला, वो तो इस वक्त ऑफिस गए हुए हैं, आप सुबह आइए शाम को, या फिर ऑफिस में जाके मिल लीजिए। वो औरत बोली, आप कौन है? शायद से अजय जी की धर्मपत्नी। मैं थोड़ा संकोच में बोला, जी। ओह, वो मुझे जोगेश्वर वाली घटना के बारे में जानना था, कुछ पता चला उस ड्राइवर का? मैंने पूछा। अचानक उस औरत के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो बोली, हमारा जो जाना था वो चला गया, अब उस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। हम अपनी एफआईआर वापस लेने वाले हैं, कब तक गरीब आदमियों को सताएंगे। इतना बोल के उसने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुझे इस घटना में और ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी। पता नहीं क्यों ये लोग सीधे साधे नहीं बल्कि जलेबी से भी टेढ़े लग रहे थे। मैं अब उस ड्राइवर के बारे में पता लगाने की सोच ही रहा था ताकि कुछ जानकारी जुटाई जा सके कि क्या हुआ था। वहीं थोड़ी दूरी पर एक चाय पान की टपरी थी। मैं वहीं गया और एक चाय के लिए बोला। चाय पीते पीते मैंने दुकान वाले से, जिसे सब बाबा बाबा कह रहे थे, उससे अजय अग्रवाल के ड्राइवर के बारे में पूछ बैठा। मेरे पूछते ही 2-4 और ड्राइवर मेरे आसपास आ गए और उनमें से एक बोला, बहुत शरीफ लड़का था बाबूजी, वो अपने परिवार वालों को बहुत ही प्यार करता था, कोई नशा कुछ नहीं, एक टाइम चाय पीता था, वो बाबा बोले। और उसके परिवार की स्थिति जानने के बाद वो चाय भी मैं उसे फ्री में पिलाता था। तभी एक ड्राइवर ने बहुत भद्दी सी गाली दे के कहा, इन लोगों ने तो उस बेचारे पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया है कि अगर वो कहीं जिंदा भी होगा तो मर जाएगा। उसके परिवार की हालत इतनी ख़राब है, पता नहीं वो जी कैसे रहे हैं। उसके शब्दों में रौश दिख रहा था। मैंने पूछा, उसके घर का किसी के पास एड्रेस है क्या? तो मुझे दे दो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। पहले तो वो लोग थोड़ा हिचकिचाए, पर जब मैं अपना आईडी कार्ड दिखाया तो वो थोड़े से संतुष्ट हुए कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उन्हें सारी घटनाक्रम बताया, जिसे सुनकर वो भी सिहर गए और मेरी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो गए। उनके बताए पते के अनुसार अब हमें जाना था गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पर नेपाल से सटा हुआ है। उनमें से एक लड़का मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया और वो उसके गांव के आसपास का ही रहने वाला था। अब अगले दिन हम गोरखपुर जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक 8 दिनों के बाद हमने आनंद विहार से ट्रेन पकड़ के गोरखपुर के लिए चल दिए। मेरे साथ जो लड़का था उसका नाम चीनू था, जो कि काफ़ी अच्छा और मिलनसार था। हमारी ट्रेन रात की थी तो हम अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब गोरखपुर उतर गए। वहाँ हमने नाश्ता किया और वहाँ से हमने एक गाड़ी बुक करी उसके गांव जाने के लिए। फिर हम वहाँ से निकल पड़े। चीनू रास्ते में बोला कि उसके घर से पहले मेरा घर आएगा, सो आप पहले हमारे घर चलिए, नहा धोकर फ्रेश होने के बाद वहाँ चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। हमारी गाड़ी अब पक्की सड़क को छोड़कर कच्चे रास्तों पर उतर चुकी थी और वो रास्ता भी था या एक तरीके से नहर की पटरी भी थी। दोनों तरफ धान की फसलें लहरा रही थी। नहर में भी अच्छा खासा पानी था। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे और कुल मिलाकर काफ़ी मनमोहक दृश्य था। अचानक से गाड़ी के ब्रेक कच्ची सड़क पर घिसड़े और मैं उन मनमोहक दृश्यों से बाहर आ गया। मैंने देखा तो एक काफ़ी बुजुर्ग आदमी, जिसकी उम्र कोई यही 70 या 80 साल की होगी, के हाथ में एक लकड़ी थी जो काफ़ी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी थी। चेहरा ऐसा कि देखने के बाद घिन सी आने लगे। एकदम गंदे कपड़े, जैसे दशकों से पानी ही ना पड़ा हो उन पर। एक तरीके से एकदम पागल गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे हम पहले कहीं मिल चुके हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि जिस रास्ते पर मैं चला हूँ यहाँ से मेरी वापसी अब संभव नहीं थी।
मुझे मेरे भविष्य की नहीं पड़ी थी और मेरी तंद्रा टूटी उस बुजुर्ग की आवाज़ से। अब तो मैं उनमें ही खोया हुआ था। जो तोर काम होई जबुले मतलब से आइले ऊहाई के जइबे। एकदम रहस्यमयी सी हंसी हंसता हुआ वो बुजुर्ग बोला। वो जब मेरे पास से गुजरा तो एक ठंडी सिरहन के साथ ही एक अजीब तरीके की बदबू भी वो छोड़ गया। हालांकि उसकी ये गुस्ताखी चीनू को बहुत नागवार गुजरी, पर वो मेरी वजह से चुप रहा। मैं बोला, कौन था ये? अमित जी, हमारे क्षेत्र का गंधीला बाबा है। कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, एक चीज़ है, किसी बड़ी मुसीबत का पूरा ब्यौरा ये पहले ही बता देता है। जहाँ लोग दिन में जाने से डरते हैं वहाँ ये रातों में घूमता है। अगर कभी किसी ने इसे सम्मान देने की कोशिश करी तो उल्टा ये उन पर बरस पड़ता है। इसी वजह से हम इससे दूर भागते हैं। चीनू ने गाड़ी की विंडस्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए ड्राइवर को हाथ के इशारे से लेफ़्ट राइट बताते हुए मुझे जवाब दिया। इनका नाम गंधीला क्यों पड़ा? मैंने उत्सुकता से पूछा। साथ ही मैंने उन्हें सम्मान सूचक शब्द से नवाजा तो चीनू के होठों पर मुस्कान फैल गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, लग रहा है पहली मुलाकात में ही बाबा के भक्त बन गए। फिर उसने बताया कि ये बाबा ना तो कभी नहाता है और ना ही कभी कपड़े बदलता है, इसीलिए गांव वालों ने इनका नाम गंधीला बाबा रख दिया है। उसकी मुस्कान अब भी कायम थी और अब मेरी मुस्कुराहट भी उसकी तरह तेज़ हो गई थी। मुझे लग रहा था ये मैं किसी की मदद करने आया नहीं हूँ, अपितु मुझे बुलाया गया है। मैं अभी भी उस बुज़ुर्ग की बातों से और उसके बारे में सोच ही रहा था कि चीनू का घर आ गया। अच्छा खासा पक्का मकान, दरवाजे पर ट्रैक्टर और 2 साहिवाल नस्ल की गाय बंधी हुई थी। मेरी आशा के विपरीत गांव ने भी खूब उन्नति कर ली थी। चीनू के पिता समर जी हमें बैठक में बैठे मिले और चीनू ने लपक के उनके पांव छुए तो देखा देखी में मैं भी उनके पांव छूने के लिए झुका, पर उन्होंने तो मुझे बाहों से पकड़ लिया और बोले, ना बबुआ, ई ना करो, अतिथि तो भगवान होते हैं, उस पर आप तो बड़े लोग हैं, ई करके हमको नरक में मत ढकेलो। आज मेरे कई दर्द चूर हो रहे थे, सबसे बड़ा तो अपने शहरी होने का दर्द। सच ही कहा है किसी ने, अगर भारत की आत्मा देखनी है तो गाँव को देखो। मैं खुद को हाशिए पर पा रहा था उस टाइम, तो समर जी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मुझे कुर्सी दी गई, पर मैंने खाट पर बैठना ज़्यादा उचित समझा। मुझे गांव के हिसाब से जलपान प्रस्तुत किया गया और साथ ही साथ कुशल क्षेम भी पूछा। जलपान होने के बाद वो मुद्दे पर आए और मेरे आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। हालांकि चीनू ने सब बता दिया था पहले ही फ़ोन करके, फिर भी वो सब कुछ दोबारा मेरे मुंह से सुनना चाहते थे। मैंने उन्हें सब कुछ ठीक वैसा ही सुना दिया जैसा मेरे साथ हुआ था, सिवाय इसके कि उस घटना के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि मैं स्लीपिंग पिल्स भी लेने लगा था। सपने में भी मुझे वही गाड़ी और ड्राइवर दिखाई देते। एक टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा अगर ये रहस्य ना खुला तो। हालांकि उनकी पारखी नज़रों ने ये ताड़ने में देर ना लगाई कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूँ। कुछ क्या, बहुत कुछ। उन्होंने कहा कुछ नहीं और बोले, अरे चिनुआ, जो टेबल पर पहले इनके नला लिया, अभी बिजली आ, नहीं तो फिर कट जाएं। बाबूजी तनी साबुन मंगा ली। चीनू ने भी भोजपुरी में ही जवाब दिया। खैर, साबुन भी आया और साथ में गांव के 4-5 लड़के भी, और हम चल दिए देसी स्विमिंग पूल में नहाने। जब हम ट्यूबवेल पर पहुंचे तो वहां के नज़ारे की क्या ही तारीफ़ करूं, जो करूंगा वो कम ही होगी। ट्यूबवेल पर काफ़ी देर मस्ती करने के बाद हम लोग वापस घर पर आए और खाना खाए। खाने में दाल चावल रोटी और गोरखपुर का फेमस चोखा था। खाने के बाद अब मेरा अगला पड़ाव उस ड्राइवर का घर था। मैं, चीनू, समर जी और उस गांव के कुछ लोग बाइक से उस ड्राइवर के घर की तरफ चल दिए। ड्राइवर, जिसका नाम मनीष था, जब हम उसके घर पहुंचे तो हमने देखा कि वो एक पुराने ज़माने का बना हुआ मिट्टी का घर था जिस पे छत की जगह खपरैल थी। बाहर की तरफ एक बैठक सी बनी हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी।
बाद में पता चला कि वो मनीष की माँ थी। जब हम उनके घर पहुंचे तो इतने लोगों को देखकर पहले तो वो डर गए और अड़ोसी पड़ोसी आपस में खुसर पुसर करने लगे। खैर, हम बैठे बाहर पड़ी हुई खाट पर। घर के अंदर से शायद मनीष की बीवी या उसकी बहन ने हमारे लिए गुड़ और पानी भिजवाया। जो लड़का पानी लेकर आया उसके बारे में पूछने पर पता चला कि वो मनीष का बेटा था। मनीष की माँ और बाकी लोगों से मनीष के बारे में जो पता चला उसके हिसाब से वो बहुत ही शरीफ और ईमानदार था। हालांकि वो लोग काफ़ी गरीब थे पर अपने घर की नमक रोटी में संतुष्ट थे। जिस हिसाब से मुझे उस थाने के दरोगा ने बताया था कि वो गहने और पैसे लेके भागा है, उस हिसाब से ना तो उसके बच्चों के ना ही उसके माँ के कपड़े थे। टूटे फूटे कच्चे मकान में वो लोग किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। मनीष की माँ ने रोते हुए कहा कि वही हमारा इकलौता सहारा था। न जाने कौन सा पाप किया था हम लोगों ने कि हमारा आसरा ही छिन गया। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे से थे और बहू का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। मेरे पीछे बहू और बच्चों का क्या होगा। मनीष की माँ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप सब भगवान पर छोड़ दो। उस भगवान ने जब मुझे वहाँ से यहाँ बुलाया है तो कुछ वजह ही होगी। मैं बोला। कोई कुछ नहीं बोल रहा था और खामोशी सी पसरी हुई थी। इस खामोशी को मैंने ही तोड़ा। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं मनीष की बीवी से कुछ बातें कर सकता हूँ। मैंने संकोचते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तुम इतनी दूर से किसी अनजान के लिए आ ही गए हो तो बात करने में क्या जाता है। आओ। मनीष की माँ ने इतना कहकर मुझे घर में बुलाया। आगे आगे वो थी और उनके पीछे पीछे मैं भी घर के अंदर गया। घर को अंदर से देखकर मेरा दिल रो दिया। भगवान भी बहुत गलत करता है कभी कभी। मैं आंगन में एक कुर्सी पर ही थी, उस पर बैठा। शायद उस घर की वो इकलौती कुर्सी थी। मेरे सामने मनीष की माँ और मनीष की बीवी, जिसने घूंघट कर रखा था, वो आकर बैठी। मैंने उससे पूछा, मनीष से आपकी बात आखिरी बार कब हुई थी? जिस दिन गाड़ी पानी में गिरी थी उस दिन, सिस्सी की आवाज़ में मनीष की बीवी ने जवाब दिया। उसके बाद फिर कभी फ़ोन वगैरह किया मनीष ने? मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए कहा, नहीं। उसने गर्दन को ना में हिलाया। कभी कोई ऐसी बात बताई हो जिससे उसके गायब होने का कोई सबूत मिले? मैंने फिर पूछा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मनीष की बीवी ने कहना शुरू करा। एक रात को उनका फ़ोन आया था। वो बता रहे थे कि अजय बाबूजी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस मैडम के साथ उनकी शादी हुई है उनका चक्कर पहले से ही किसी आदमी के साथ है और वो आदमी यही नैनीताल में हमारे आसपास ही रहता है। अजय बाबूजी को पता नहीं मैडम क्या खिलाती है कि वो पूरी रात सोते हैं और मैडम और वो आदमी साथ में होते हैं। मैंने कई बार उन्हें खुद आपत्तिजनक स्थिति में देखा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने अजय बाबूजी को कुछ बताया या नहीं, तो वो बोले, नहीं। कुछ भी हो, ये बड़े लोग हैं, हमारा विश्वास नहीं करेंगे। हम भी बोले, हाँ छोड़ो, हमें क्या। ये एक राज था जो हमने किसी से नहीं बताया। इतना बोलकर वो खामोश हो गई और मेरे सामने सारी कहानी क्लियर हो गई। हम लोगों ने उनसे विदा ली और वहाँ से चले आए। हाँ, जाने से पहले मनीष के बेटे के हाथ में करीबन 9-9.5 हज़ार रुपये मैंने दिए। वो ले नहीं रहे थे पर मैंने ज़बरदस्ती ही दिए। अब एक सवाल और था कि अगर मनीष मर गया है तो उसकी लाश कहाँ है? अगर वो मर गया है तो उसे किसने मारा? अजय की बीवी ने या उसके यार ने? खैर, अब तक शाम हो गई थी और हमने शाम की चाय पी और घूमने निकल गए नदी की तरफ। चीनू की गांव की तरफ एक नदी भी थी। कोई पहाड़ी नदी थी, छोटी सी, मंगई शायद हमारे साथ चीनू और उसके कई दोस्त भी थे। हम नदी के घाट पर मस्ती कर रहे थे कि अचानक से वही गंधीरे बाबा दिखे और उनकी तरफ से सब बेफिक्र थे। मैं उनसे कुछ पूछना चाह रहा था कि उन्होंने खुद ही मुझे आवाज़ दे दी, अमित सब बताऊंगा तुझे, आ मेरे पास। आज उनकी भाषा और आवाज़ दोनों ही बदले हुए थे। मुझे चीनू रोक ही रहा था पर तब तक मैं पहुंच चुका था उनके पास और बोला, क्या बताएंगे आप मुझे? मैंने खड़े खड़े ही पूछा। सब खड़े खड़े ही पूछेगा, उन्होंने कहा। आज मेरे आश्चर्य की पराकाष्ठा हो रही थी। एक तो चीनू और उसके दोस्तों
मुझे एकदम अकेला छोड़कर मस्ती कर रहे थे और दूसरा बाबा के शरीर से एकदम मदमस्त करती हुई खुशबू आ रही थी। तीसरा बाबा का लहजा एकदम बदला हुआ था। अभी मैं सोच ही रहा था कि बाबा हंसते हुए बोले, ज़्यादा मत सोचो, अगर इतना ना करूँ तो लोग जीने ही नहीं देंगे। आज उनकी हंसी रहस्यमय नहीं वात्सल्य से पूर्ण लग रही थी। वो बोले, तुम उन आत्माओं को मुक्त कराने का काम करते हो पंडित जो अतृप्त हैं। ये काम तुम पहली बार नहीं कई बार कर चुके हो। इस बार तुम मनीष की अतृप्त आत्मा का बदला पूरा करवाने के लिए आए हो। बाबा अब गंभीर होकर बोले और मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब नदी के किनारे मैं और बाबा ही थे। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ जहाँ सिर्फ बाबा और मैं हैं। बाबा ने जैसे ही मेरे सिर से हाथ हटाया मैं यथार्थ के धरातल पर उतरा और ना तो वहाँ कोई नदी थी और ना ही कोई चीनू और उसके दोस्त। मैं घबराते हुए बोला, हम कहाँ हैं बाबा? आज तुम अपने बारे में सब कुछ जान लो, फिर मेरे बारे में जानना। उसके बाद इस जगह के बारे में तुम्हें सहज ही पता चल जाएगा। क्या जानना है मुझे अपने बारे में? मैंने अधीर होकर पूछा तो बाबा ने बताना शुरू करा। तुम्हारा जन्म एक खास मुहूर्त में हुआ था अमित। तुम राक्षस गण में पैदा हुए हो। उसके साथ ही राहु और केतु तुम्हारी कुंडली में सारी उम्र के राजा की जगह बैठे रहेंगे, जिससे तुम्हारे सारे अच्छे ग्रह तुम्हें बुरा प्रभाव देंगे, जिससे तुम सारी ज़िंदगी अभाव और तकलीफ़ में ही बिताओगे। परंतु जो तुम्हारा राक्षस गण है वो तुम्हें विशिष्ट बनाएगा। हालांकि कपालिकों के लिए तुम उनके सबसे बड़े सिद्धियों को हासिल करने की एक सीढ़ी भी हो और तुम्हारी तलाश भी उन कपालिकों को है। जिस भी दिन तुम उनके हत्थे चढ़े वो लोग तुम्हें अपना अनैतिक कार्य करवाने के लिए तुम्हें नाना प्रकार के लोभ देंगे, पर जब तक तुम अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें मना करोगे तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिना तुम्हारी मर्जी के उनका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या करना है बाबा? मैंने निराशा भरे स्वर में कहा। पर बाबा ने मेरे सवाल को जैसे सुना ही नहीं और बोलते रहे, मैं हूँ शिवानंद, हिमालय की कंदरा में रहने वाला, जो तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हें अघोरियों से बचाने के लिए हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, तुम्हारे कार्यस्थल पर हर जगह मैं मौजूद होता हूँ, पर तुम्हारे सामने आने की अनुमति मुझे नहीं थी। जब भी अघोरियों की माया तुम्हारे ऊपर चलने लगी तो मुझे आना पड़ा। इतना बोलकर बाबा चुप हो गए। अब मुझे कुछ हद तक संतुष्टि मिल गई थी तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप कौन सी माया की बात कर रहे हैं? मुझे अब तक कुछ समझ में नहीं आया। अब तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है सब माया ही तो है। जो होने वाला है वो सब दिखाकर अब तक तुम्हें भ्रमित किया जा रहा था। इस वाहन को तुमने डूबते हुए देखा, वो डूबा नहीं, डूबने वाला है। जहाँ की तुम यात्रा करके आए हो तुम वहाँ कभी जाने वाले ही नहीं हो। मेरा सिर चकरा गया और मैंने बाबा से कहा, मनीष की मौत को रोक सकते हैं क्या हम? बाबा ने हंसते हुए कहा, नहीं, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है। हाँ, उन आत्माओं को मुक्त ज़रूर करना है जो अघोरियों के चंगुल में पीड़ित होती हैं। वैसी ही एक प्रेतात्मा मनीष की बनेगी। तुम्हें मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में विचरण करने की शक्ति देता हूँ। साथ ही साथ तुम अब विचरण कार्य को कर पाओगे। ये ध्यान रहे कि तुम जो भी करोगे वो मानवता के हित में होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पाप ग्रह तुम्हें वो सज़ा देंगे कि तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। यह बोलकर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं बेहोशी की हालत में पहुंच गया। ऐसा लगा मानो बारिश हो रही हो और कोई मेरा नाम ले लेकर चिल्ला रहा था। मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपने आप को एक गेस्ट हाउस के कमरे में पाया। मेरे साथ के लोग मुझे घेरे हुए खड़े हैं तो मैं डर गया और जैसे ही मैं उठकर बैठा मेरे सीनियर बाबुल जी ने मुझसे पूछा, क्या नींद की गोली लेकर सो गए थे? हम कब से जगा रहे थे तुम्हें? बाबुल जी थोड़े नाराज़ दिख रहे थे। नहीं बाबुल जी, थोड़ी कमज़ोरी सी आ गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। पता नहीं, मेरा सर घूम रहा है। इस पर बाबुल जी थोड़ा नरम स्वर में बोले, एक काम करो, आज तुम साइड पर मत जाओ और आराम करो। चूँकि मैं भी यही चाहता था सो बिना ना नुकर करे उनकी बात मैंने मान ली। हालांकि अब तक क्या क्या हुआ था मुझे सब अक्षर याद था।
वो गाड़ी, उसके बाद गाज़ियाबाद मेरी छुट्टी लेना और चीनू नाम के लड़के के साथ गोरखपुर जाना, वहाँ बाबा से मिलना। ये सब क्या सपना था? यही सब सोचते हुए मैं उठा और फ्रेश होकर कस्बे की दुकान पर आकर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। वो कोई होटल नहीं, एक टपरी थी। वो चाय काफ़ी गजब बनाता था। ऐसी चाय मैंने कहीं नहीं पी थी। अब तक 2-4 घुट मैंने मारे ही थे कि तभी एक पुलिस वाले की क्रेन और एक पुलिस जीप, और उस जीप में वही इंस्पेक्टर जिसे मिल चुका था, नीचे ढलान की तरफ जा रहे थे। उन लोगों के ठीक पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी और गाड़ी में जो औरत बैठी हुई थी हूबहू वही थी जिससे मैं मिल चुका था। मेरे आश्चर्य की पराकाष्ठा हो रही थी। मैंने टपरी वाले से पूछा, ये क्रेन कहाँ जा रही है? तो उसने बताया कि कुछ समय पहले एक गाड़ी गिर गई थी पहाड़ी तालाब में, अब उसे निकालने जा रहे हैं ये लोग। मैं भी चल दिया उन गाड़ियों के पीछे। वो तालाब ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ा। मैं उस तालाब के पास पहुंचा तो करीब करीब वहाँ एक पूरा हुजूम लगा था। जब मैं भीड़ को चीर कर तालाब के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी की डिक्की बस थोड़ी सी ही दिख रही है, जिस पर गाड़ी का नाम लिखा हुआ था, स्कोडा। घुटने भर पानी में घुस के क्रेन ऑपरेटर के हेल्पर ने क्रेन की जंजीर गाड़ी में फंसा दी और सबको बड़ी उत्सुकता थी गाड़ी के बाहर आने की। तो मेरी दिलचस्पी भी कुछ कम नहीं थी। पर यह क्या, क्रेन ने अपनी पूरी ताकत लगा ली पर गाड़ी हिली भी नहीं। सब लोग तो सिर्फ अनुमान ही लगा रहे थे कि गाड़ी पत्थरों में फंस गई है। कोई कहता कि गाड़ी पहाड़ी पेड़ों की जड़ों में अटक गई है। पर 2 शख्स ऐसे थे जिनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। एक तो अजय की बीवी, जिसे शायद सपने या बाबा की मेहरबानी से मैं देख चुका था। दूसरा एक आदमी जिसकी बातें शायद मनीष की बीवी ने मुझे बताई थी। लगता है अब गोताखोरों को बुलाना पड़ेगा, गाड़ी कहीं अटक गई है। इंस्पेक्टर अपने माथे के पसीने को पोंछते हुआ बोला, अरे रीमा, तुम भी तो एक कुशल गोताखोर हो। कितने सारे मेडल दिखाए थे मुझे, एक बार ट्राई क्यों नहीं करती? अजय ने अपनी बीवी को संबोधित करते हुए कहा। उसकी बीवी का नाम रीमा था, पर रीमा मिनमिनाते हुए ना बोल रही थी। हालांकि कुछ लोगों के फोर्स करने पर वो पानी में उतरने के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मुझे बाबा शिवानंद के दर्शन हुए, वो भी जागृत अवस्था में। सुनो बेटा, इस औरत जिसका नाम रीमा है, ये अघोरियों के सब साधना में काम आने वाली है। प्रेतात्मा के द्वारा मरने के बाद पानी के अंदर से वो उसकी लाश को ले जाएंगे। अब तुम्हें वो दोनों लाश बाहर लानी है। अघोरियों के जंगल से तुम्हें इन्हें बचाना होगा। इतना बोलकर बाबा ने मुझे एक तगड़ा सा धक्का मारा और मैं गाड़ी के ऊपर से होता हुआ पानी में जा गिरा। और जैसे ही मैं मानो डूबा, मेरी आँख खुल गई। अंदर का नज़ारा बहुत ही दिल दहला देने वाला था। एक आदमी या लाश कह लो, जिसने एक हाथ से गाड़ी का बोनट पकड़ रखा था और एक हाथ से रीमा की गर्दन को। वो छटपटा रही थी और उसकी आंखें बाहर की तरफ उबल रही थी। मैं कुछ भी सोचता या करता, उसकी जीभ बाहर आने लगी और देखते ही देखते उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। जैसे ही मेरी निगाह उस लाश की तरफ गई, उसकी आंखें खुल गई और उसके मुंह से घबराहट की आवाज़ आई, अब ले चल हमें। डर तो लग रहा था मुझे, पर बाबा शिवानंद की दी हुई शक्तियों का असर था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई और मैंने उन दोनों लाशों को पकड़ा और उनका हाथ पकड़ते ही मैं उन लाशों के साथ ऊपर आ गया। ऊपर आते समय मुझे ऐसा लगा जैसे 2 जोड़ी आंखें मुझे अग्नि नेत्रों से घूर रही हैं। कुछ लोगों ने मुझे सहारा देकर पानी से बाहर खींचा और उन दोनों की लाशों को भी। अभी कोई मुझसे कुछ पूछता या मैं कुछ बताता, मैं फिर से नीम बेहोशी की हालत में चला गया और धीरे धीरे मैं पूर्ण रूप से बेहोश हो गया। बस मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि कोई एम्बुलेंस हॉस्पिटल चिल्ला रहा था। उस दिन ही रात को करीब 2 बजे मेरी आँख खुली तो मेरे बगल में बाबा शिवानंद खड़े हैं और अपनी चिरपिरात मुस्कान लिए वो कहते हैं, कैसे हो? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी कृपा है। बाबा ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो और तुमने अपना काम बखूबी किया है। बाबा, वो दूसरी लाश, क्या रहस्य था उसका? मैंने पूछा तो बाबा ने बताना शुरू किया। अपने अवैध संबंधों में बाधक बन रहे ड्राइवर मनीष को उसकी मालकिन रीमा और उनके अवैध संबंधों का साथी प्रभाकर ने मिलकर एक दिन मार दिया और घटना को एक्सीडेंट और चोरी का रूप देने के लिए
उन लोगों ने गाड़ी को पानी में धकेल दिया। क्रियाक्रम नहीं होने की वजह से और अकाल मौत की वजह से मनीष की आत्मा प्रेत में बदल गई और वो अपना बदला लेने की फिराक में थी और उसका बदला पूरा हुआ। पर बाबा, वो प्रभाकर कैसे मरा? वो तो जिंदा था। मैंने पूछा। जिस एम्बुलेंस से तुम लोगों को लाया गया उससे प्रभाकर भी था, पर जब एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची तो प्रभाकर मरा हुआ मिला। उसकी मौत भी उस अतृप्त प्रेत आत्मा की वजह से हुई। इतना बोलकर बाबा चुप हो गए। अब वो प्रेत आत्मा कहाँ है? मैंने फिर से सवाल करा। रुको, तुम्हें दिखाते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो हम मोर्चरी में थे जहाँ लाशें रखते हैं। वहाँ का दृश्य तो मैं और भी भयानक था। एक सड़ी गली लाश जो कि मनीष की थी 2 लाशों को बुरी तरीके से झंझोड़ रही थी और वो लाश हर तरीके से उन दोनों लाशों से अपना बदला पूरा कर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और जीभ तालू से चिपक गई। अब तो पूरा मुर्दा बैठा हुआ नजर आ रहा था। एक युवा महिला की लाश जो जल के मरी थी अपने भयानक चेहरे से मेरी तरफ देख रही थी और रोते हुए जो उसने चीख मारी, मेरी ही चीख निकल गई। आंखें खुली तो मेरे चारों तरफ डॉक्टर, नर्स और मेरे साथ काम करने वाले लोग थे। मैंने राहत की सांस ली तो उसके बाद मैंने बाबूजी से छुट्टी के लिए कहा तो वो सहर्ष तैयार हो गए। मुझे गाड़ी से नैनीताल तक उन लोगों ने छोड़ा और मैं भी वहाँ से बस में बैठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैंने अखबार लिया था जिसे मैंने पढ़ा तो था नहीं, पर आराम से बैठने के बाद जब मैंने दूसरा पन्ना पलटा तो एक खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। अस्पताल वालों की लापरवाही से कोई जानवर मुर्दाघर में घुस गया और 2 लाशों को शक विशक करा। प्रशासन ने दिए कठोर कार्रवाई के आदेश। मैं मुस्कुराकर सिर को सीट पर टिकाकर सो गया अपनी मंजिल के इंतजार में। ठंड का मौसम, अंधेरी रात, सुनसान सड़क पर एक कार तेजी से बढ़ती आ रही है जो कि जंगल के पास रुकती है और उसमें से 2 लोग उतरते हैं जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। वो एक बोरी में कुछ फेंक कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह न्यूज़ में बताते हैं कि पुलिस को जंगल के पास वाले हाईवे पर बोरे में एक लड़की की लाश मिली है जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस वाले उस लड़की की शिनाख्त करने में लगे हुए हैं। विजय अपनी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उसी जंगल वाले हाईवे के पास से गुजरते हैं। पुलिस को उनका काम करते एक नज़र देखते हैं और फिर गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। विजय इस शरीर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं जिनकी पहचान इस शहर के बड़े बड़े नेताओं और गुंडों से है। अपने 18 साल के करियर में विजय आज तक एक भी केस नहीं हारे, जिसका उन्हें बहुत गुरूर था। पर कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत हमेशा अच्छी नहीं होती। ऐसा ही एक मोड़ अब विजय की ज़िंदगी में आने वाला था जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। एक दोपहर 3 बजे विजय अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। विजय अपना फ़ोन पिक करते हैं तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है कि तेरा हिसाब मैं करूँगी वकील, और विजय के कुछ कहने से पहले ही फ़ोन काट देती है। विजय की पहचान शहर के बड़े से बड़े नेता और गुंडों से थी जिससे उन्हें कोई फिक्र नहीं थी और वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वापस से काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे धमकी वाले फ़ोन उन्हें अक्सर आते रहते थे। इसी तरह शाम हो जाती है और वो घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह विजय न्यूज़ लगाकर देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि हाईवे के पास वाले जंगल में बोरे में 2 लोगों की लाश मिली है जिनकी शिनाख्त होना बाकी है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या भी हो सकती है। विजय अभी इस न्यूज़ को सुन ही रहा होता है कि उसका फ़ोन रिंग होता है। विजय फ़ोन उठाता है तो वो देखता है कि यह वही नंबर था जिससे उस दिन भी उसे फ़ोन आया था। विजय फ़ोन उठाता है तो उधर से उसी लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है अब बारी तेरी है। इसे सुनकर विजय आगबूला हो जाता है और फ़ोन पर ही चिल्लाने लगता है, कौन है इस बारी और उन सब धमकियों का क्या मतलब है? पर अफसोस
उनके सब कहने से पहले ही वो लड़की वहाँ से फ़ोन कट कर चुकी थी। विजय ने अपना गुस्सा फ़ोन पर दिखाया और उसे पटक दिया। इसके बाद वो तैयार होने चले गए। ऑफिस जाते वक्त विजय ने सोचा कि आज वो पुलिस स्टेशन होकर जाएंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन उनके ऑफिस के रास्ते में ही था और वहाँ के इंस्पेक्टर खान से उनकी अच्छी पहचान थी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए और खान से बहुत गर्मजोशी में मिले। फिर उन्होंने खान को अपने वहाँ आने का कारण बताया। इसे सुनकर खान ने बोला कि आप यार टेंशन मत लो सर, मुझे वो नंबर दे दो, मैं आज दोपहर तक उसकी सारी जानकारी निकाल कर आपको बताता हूँ, आप आराम से ऑफिस जाओ। ये सुनकर विजय को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसी दोपहर को जब विजय अपने ऑफिस में किसी केस को स्टडी कर रहा था, उसके पास इंस्पेक्टर खान का कॉल आता है और वो उन्हें फ़ौरन पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। विजय जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो इंस्पेक्टर खान उन्हें अपने केबिन में बुलाते हैं। विजय वहां जाकर कहते हैं, क्या हुआ खान साहब, आपने इस तरह मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? इस पर खान ने उनसे कहा कि बात ही ऐसी थी कि बुलाना पड़ा। दरअसल आपने जो नंबर दिया था मैंने उसकी डिटेल्स निकलवाई थी। मुझे पता चल गया है वो नंबर किसी पुनीता नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर है, पर ये नंबर पिछले 1.5 साल से बंद है। ये सुनकर विजय के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी सुबह ही तो उसने मुझे कॉल करा था और उन्हें पुनीता नाम भी कहीं सुना सुना लग रहा था पर याद नहीं आ रहा था। उन्हें इस तरह से खोया देख इंस्पेक्टर खान नरमी से कहते हैं कि देखो विजय, तुम एक बहुत बड़े वकील हो, हर रोज़ तुम्हें हज़ारों फाइलें पढ़नी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग थक गया है, इसे आराम की ज़रूरत है, तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं लेते? इस पर विजय को भी खान की बात सही लगती है और वो छुट्टी लेने का मन बना लेता है। फिर वो खान को मुस्कुराकर धन्यवाद देते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। उस दिन का सारा काम निपटा कर वो अपने सहयोगी आशीष के साथ घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हुए जाते हैं। जब वो जंगल के पास वाले हाईवे से गुजर रहे होते हैं तभी उनकी कार वहीं अचानक से बंद पड़ जाती है। विजय बहुत कोशिश करते हैं अपनी कार स्टार्ट करने की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एक तो ठंडी का मौसम, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तभी आशीष कहता है कि रुकिए सर, मैं चेक करता हूँ, और गाड़ी से नीचे उतर जाता है। उसे गाड़ी से उतरे हुए 20 मिनट से ज़्यादा समय हो गया था पर उसकी कोई खबर नहीं थी। अब विजय हार मानकर गाड़ी से उतरने लगते हैं और आशीष को आवाज़ लगाने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल के अंदर से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो एकदम से डर जाते हैं और जंगल के अंदर धीरे धीरे जाने लगते हैं। और साथ ही साथ वो आशीष को भी आवाज़ लगाते जा रहे थे। जब वो जंगल में थोड़ा दूर पहुंचते हैं तो उन्हें थोड़ी दूरी पर आशीष दिखाई देता है। उन्होंने उसे पीछे से आवाज़ लगाना शुरू करा बट उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वो हिल डुल रहा था। विजय डरते हुए उसके पास बढ़ रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उन्होंने डरते हुए पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब वो आगे पलटे तो आशीष भी वहाँ से गायब हो चुका था और ये सब देखकर विजय के पसीने छूट गए थे। वो भागने के लिए जैसे ही पीछे पलटे तभी उनसे जग्गा आ टकराया। वो ज़मीन पर गिर गया और विजय को बार बार जंगल की तरफ इशारा करके कुछ बोलने लगा। दरअसल जग्गा उस शहर का जाना माना गुंडा था। आए दिन उसके ऊपर खून, चोरी, डकैती और बलात्कार के केस चलते रहते थे, पर उसे हर बार विजय बचा लेते थे, जिससे उनकी और जग्गा की बहुत बनती थी। पर आज जग्गा की ऐसी हालत देखकर उनकी रूह कांप गई थी। वो झुककर सुनने लगे कि वो क्या बोलना चाहता है। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। वो कह रहा था कि वो वापस आ गई है, वो सबको मार डालेगी, भाग जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर विजय वापस मुड़कर भागने लगे। भागते भागते वो किसी चीज़ से टकराकर गिर गए, जिसकी वजह से उनके हाथ, पैर और मुंह पे चोट आई। जब उन्होंने देखा कि वो किस चीज़ से टकराकर गिरे हैं तो वो एक बोरा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो उस बोरे को खोल के देखते हैं
तो उसमें मानव की हड्डियां थी। ये देखकर विजय की हालत खराब हो जाती है। तभी उन्हें फिर से उसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, अब तुझे कौन बचाएगा वकील। ये सुनकर विजय किसी तरह गिरते पड़ते अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तभी आशीष एक बोतल में पानी भरकर आते हुए दिखा। इंजन गर्म होने के कारण वो पानी लेने पास ही के गांव में चला गया था। जब उसने विजय को इस हाल में देखा तो भाग कर आया। विजय को गाड़ी में बिठाकर वो अस्पताल ले गया। जब विजय को होश आया तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और उनके हाथ पैरों में पट्टियां लगी हुई थी। जब वो कमरे में इधर उधर देख रहे थे तो उनकी नज़र दरवाजे के पास खड़ी एक परछाई पर पड़ी। उन्होंने डरते हुए उससे पूछा कि कौन है वहाँ पर। तब वो परछाई धीरे धीरे उनके नज़दीक आने लगी। जब वो पास आई तो विजय को उसका चेहरा दिखा, जिसे देखकर उन्हें सब याद आ गया। दरअसल ये वही पुनीता थी जिसका बलात्कार करके राका और शाका ने उसे मारकर फेंक दिया था और अब विजय ही उनका केस लड़ रहे थे। विजय की पहचान उस शहर के सारे गुंडों से होने की वजह से वो सबूतों को आसानी से मिटा देते थे। फिर कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण वो लोग आसानी से छूट जाते थे। तभी वे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी पुनीता की आवाज़ सुनकर उनकी तंत्रा टूटी, जो कह रही थी, क्या हुआ वकील बाबू, पहचान गए क्या? और उनकी तरफ झपटा मारा। तभी विजय चीखते वो उठ बैठे और तेज तेज हांफने लगे। इतना भयानक सपना देखकर उनकी रूह कांप गई थी। फिर उन्हें याद आया कि आज तो पुनीता मर्डर केस की सुनवाई है और तैयार होकर कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर राका और शाका की आंखें खिल गई और वो निश्चित हो गए कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। पर कुछ था जो कि आज बदल गया था और वो था विजय का दिल। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई, पर आज विजय जानबूझकर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे और अंत में वो केस को हार जाते हैं, जिससे राका और शाका को फांसी की सज़ा मिलती है। ये सब देखकर पुनीता के माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और उन्होंने विजय के पास जाकर उसका धन्यवाद किया। इस पर विजय ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया है और हंसकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूर खड़ी पुनीता ये सब देख रही होती है और ये सब देखकर वो मुस्कुरा रही होती है। फिर इसी मुस्कान के साथ वो अनंत जगत में कहीं समा जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें। इस पर एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।